साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ज़रूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको अपना एक इंटरव्यू सुनवाने जा रहा हूं। ये इंटरव्यू अपनी पगडंडी नाम के YouTube चैनल के लिए प्रोफेसर राघवेंद्र प्रपन्न ने लिया था। वैसे तो यह इंटरव्यू जनवरी 2025 में प्रसारित हो चुका है, लेकिन इस चैनल के दर्शकों के लाभ के लिए मैं उस इंटरव्यू को आज अपने चैनल से भी प्रसारित कर रहा हूं। उस इंटरव्यू को इस चैनल पर प्रसारित करने की अनुमति देने के लिए मैं प्रोफेसर राघवेंद्र प्रपन्न और प्रोफेसर रितु बाला का आभारी हूं। इस इंटरव्यू को सुनकर आपको स्कूली करिकुलम में सवाल पूछने के महत्व के बारे में कुछ खास समझ बनाने का अवसर मिलेगा। तो प्रस्तुत है इंटरव्यू। आपने जो ये लिखा है नियंत्रण करने की, जरा इसे बताएंगे कि कैसे नियंत्रण करने की ये एक जरिया बन जाता है, जबकि प्रश्न को विवेकशीलता की ओर ले जाना था। नियंत्रण शब्द है, उसको जरा खोल के बताएं कि इसका शिक्षण शास्त्रीय मायने क्या निकलता है। दो पैराडाइम है हमारे पास पाठ्य पुस्तकों को देखने का। एक पैराडाइम ये है कि हम उसको माध्यम माने, और एक पैराडाइम ये है कि हम उसको माने कि वो संदेश है और वो संदेश सही है और वही संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है हमारे YouTube चैनल अपनी पगडंडी पर। आज जो हम विषय लेकर आए हैं, जिस पर विमर्श होने वाला है, वह है सवाल और सवाल की महत्ता। दुनिया को खूबसूरत, बेहतर और रहने लायक बनाने में सवालों ने अपना बहुत योगदान दिया है। चाहे वह ज्ञान के उत्पादन का मामला समझ लें, ज्ञान कैसे उत्पादित हुआ है, उसमें सवालों ने अपनी भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। या फिर आप सामाजिक धरातल पर देख लें, सामाजिक धरातल पर सवालों ने भी इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में, बेहतर और रहने लायक बनाने में, प्रबुद्ध बनाने में और मानवीय बनाने में सवालों ने अपना बहुत योगदान दिया है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि भारत में उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन, जाति के संदर्भ में जाति की संरचनाओं को, जाति के वर्चस्व को प्रश्नांकित करने में सवालों की भूमिका, नस्ल के संबंध में सवालों की भूमिका, इन सब सवालों ने मिलकर दुनिया को खूबसूरत बनाने का काम किया है। इसलिए सवाल उठाना, सही सवाल उठना और बारीक और सटीक सवाल का प्रशिक्षण होना, यह बहुत जरूरी है। और ये सवाल आप ऐसे नहीं मान सकते हैं कि यह नैसर्गिक रूप से इंसान में आ जाता है। जैसे कि शिक्षा में भी आप देखते हैं कि जिन मूल्यों का आप चाहते हैं कि विद्यार्थियों में अनुपालन हो, उनमें उतरे, उनको आप संस्थाई तौर पर उसका प्रशिक्षण देते हैं। तो वैसे ही अगर आप सवालों को चाहते हैं कि इंसान सवाल उठाने वाले हों, चाहते हैं कि सवालों के जरिए जिस प्रकार से दुनिया अभी तक खूबसूरत बनती आई है, आगे भी वो खूबसूरत बनते आए, तो जरूरी है कि उसकी संस्थाई ट्रेनिंग हो जाए, संस्थाई प्रशिक्षण हो, रोजमर्रा का प्रशिक्षण हो। तब आप आश्वस्त हो सकते हैं कि समाज बेहतर, प्रबुद्ध और मानवीय बन सकेगा। आज इसी विषय पर हम विमर्श करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत कई दशकों से शिक्षा में लगातार प्रयासरत हैं, काम करते हैं, पढ़ाते हैं और शोध से भी जुड़े हुए हैं, और विभिन्न अखबारों में, शोध पत्रिकाओं में इनका लेखन है। और इनका एक, आप जानते ही होंगे कि इनका एक YouTube चैनल चलता है जरूरी सवाल, जिस पर ये गंभीर विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र सिंह रावत जी। आप आज हमारे पास आए, इसके लिए हम जो है आपका आभार प्रकट करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, जैसा कि हम जानते हैं सवालों की भूमिका के बारे में, सवालों के संस्थाई चरित्र के बारे में, सवाल को कैसे संस्थाई रूप से प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है रोजमर्रा की प्रैक्टिस में, आपने शोध किया है, एक गंभीर शोध। और मेरे जानिब ऐसा शोध उपलब्ध अभी इस रूप में नहीं है जिन्होंने
पाठ्य पुस्तकों के पाठांत सवालों का इतना गहन विश्लेषण किया है। आपने बहुत गहन विश्लेषण किया है और आपकी इस संदर्भ में आपके विश्लेषण से निकला हुआ जो एक पुस्तक भी है, सवालों की शिक्षा, जो यस पब्लिकेशन से है। मेरे ख्याल से दर्शकों ये 2014 में ये किताब आई है, जिसमें आपने 2 पीढ़ियों की किताबों की चर्चा की है और वो 2 पीढ़ी की किताब हैं 2000 और 2005 हिंदी की किताब, और संभवतः 1 से 8 तक की हिंदी की किताबों का अध्ययन किया है। तो आपने क्या पाया कि ये सवाल किस किस्म के सवाल हैं, जो पाठांत सवाल हैं, जो हर अभ्यास पाठ के जो है अंत में जो दिया जाता है अभ्यास प्रश्न, वो उसका मिजाज और प्रकृति क्या है, क्या उसके पीछे का शिक्षण शास्त्र क्या है, क्या उसके भरोसे हम यह मान सकते हैं कि सवाल उठाने वाले, सटीक सवाल उठाने वाले, जिससे दुनिया को खूबसूरत बनाया जा सके, ज्यादा मानवीय और प्रबुद्ध बनाया जा सके, ऐसे सवालों के संदर्भ में आपने क्या पाया? 2 तरह की किताबों को पढ़ने के बाद, एक 2000 की किताब, सन 2000 में बनी किताबें, और दूसरी 2005 में किताबें। ध्यान देने की बात है कि आपने जिस समय यह अध्ययन किया था उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 लागू था। हाँ, दोनों में फर्क ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो एक ही थी 1992 की, पर पाठ्यचर्या बदल गया था और पाठ्यचर्या 2000 पर आधारित किताबें आई और 2005 की किताबें आई। तो आपका अध्ययन क्या कहता है इस पाठांत सवालों के संदर्भ में कि उसका मिजाज और प्रकृति क्या है? शुक्रिया डॉक्टर राघवेंद्र, अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि एक जो बिसरा दिया गया विषय है उसको फिर से जिंदा किया जाए, उस पर फिर से बात की जाए। आपने इंट्रोडक्शन में बहुत खूबसूरत बातें कही। उसमें आपने बात कही कि जो एक संस्थाई प्रशिक्षण है वो बहुत ज़रूरी है, और वो संस्थाई प्रशिक्षण इसलिए ज़रूरी है ताकि हम नए नए तरह के सवाल उठा सकें और उन सवालों के जरिए हम इस दुनिया को और खूबसूरत और सुंदर बना सकें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाठ्य पुस्तकें अपने सवालों के जरिए, यानी पाठों के अंत में जो प्रश्न वो पूछती है उसके जरिए कोई सिंगल स्टोरी विद्यार्थियों के सामने रख रही है, और उस सिंगल स्टोरी पर विश्वास करने का, भरोसा करने का कि वही द स्टोरी है, इसका मनस रच रही है। तो जो मेरा अध्ययन है, मैंने 8 जो संस्थाएं हैं उनकी पहली से लेकर 8वीं तक की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तकें हैं उनका अध्ययन किया, और कुल मिलाकर के आप समझें तो ये 64 किताबें थी जिसका अध्ययन मैंने करने की कोशिश की। और उसमें जो पाठों के बाद दिए गए प्रश्न हैं उनकी जो प्रकृति है, विशेष तौर पर ज्ञान मीमांसीय जो प्रकृति है, उसे समझने की कोशिश की कि विद्यार्थियों के सामने वो ज्ञान के संदर्भ में किस तरह का वितान, किस तरह का लैंडस्केप, किस तरह का पर्सपेक्टिव जो है वो रख रहे हैं। तो मेरी समझ में ये आया है कि इन किताबों को देखने से मोटा तो ये लगता है कि ये किताबें ज़्यादातर जो विद्यार्थियों के सामने सवाल रख रही है, वो ऐसे सवाल रख रही है जो अपने आप में बंद हैं, यानी जो सिंगल स्टोरी को एंडोर्स करवाते हैं, जो सिंगल स्टोरी को सही मनवाते हैं और उससे बाहर नहीं जाने देते। तो एक बड़ा हिस्सा है इन सवालों का जो कि सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। दूसरा यह है कि जहाँ तक आपने बात कही कि 2000 में जो पाठ्यचर्या आई, एनसीएफ आया, और 2005 में एनसीएफ आया, उसके जो सवाल हैं उनमें किस तरह के फर्क दिखाई देते हैं। एक बड़ा फर्क ये दिखाई देता है कि जहाँ 2000 में जो किताबें आई, 2000 की जो पाठ्यचर्या है उसके प्रभाव से जो किताबें बनी, उन किताबों में जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। और 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके बाद जो किताबें आई उसमें टेक्निकल सवाल काफ़ी हैं, लेकिन उनमें दूसरे किस्म के सवालों को थोड़ी और ज़्यादा जगह दी गई है। ऐसा नहीं है कि 2000 के
जो के समय पर जो किताबें आई थी, उनमें दूसरे किस्म के सवालों के लिए जगह नहीं थी। लेकिन 2005 में सायास तौर पर ऐसे गतिविधियाँ, ऐसे सवाल विद्यार्थियों के सामने रखे गए, जो टेक्निकल सवालों से, जो इन्फॉर्मेटिव सवालों से थोड़े आगे जाते हैं। तो अभी जो संक्षेप में जो आपने बात कही है कि दोनों में क्या फ़र्क है, जो ख़ास फ़र्क है, वो ये दिखाई देता है कि एक में टेक्निकल सवाल ज़्यादा हैं और दूसरों में टेक्निकल सवाल थोड़े कम हैं। ये एक बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। वीरेंद्र जी, मैं आपकी किताब को पहले भी पढ़ता रहा हूँ, आपके शोध को भी पढ़ा है। मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, पेज नंबर वो 111 है, और पेज नंबर 111 में आपने लिखा है कि प्रस्तुत शोध के अनुसार हिंदी शिक्षण प्रक्रिया की 76% रुचि तकनीकी प्रश्नों ब्रैकेट में व्याकरणिक प्रश्न सहित के जरिए विद्यार्थियों की सोच पर नियंत्रण करने की है। ये आपने जो ये लिखा है नियंत्रण करने की, जरा इसे बताएंगे कि कैसे नियंत्रण करने की ये एक जरिया बन जाता है, जबकि प्रश्न को विवेकशीलता की ओर ले जाना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में भी ये कहा गया है, विवेकशीलता, मानवीयता, आलोचनात्मक चिंतन, जो है मानसीकरण, इस तरह की चीजों को सवाल के जरिए वहां पहुंचना था, प्रबुद्धता की ओर पहुंचना था, दुनिया को बेहतर और सुंदर बनाने की। और वो तो नियंत्रण के जरिए नहीं हो सकता, वो तो व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा खुला करने और प्रश्न करके मुख्य कथानकों को, जो डोमिनेंट, जो हेजेमोनिक, जो वर्चस्वशाली कथानक हैं, जिसके जरिए शोषण की व्यवस्था कायम की जाती है, उनको उधेड़ने की, उन संरचनाओं को पहचानने की, और वो पहचान कर उसमें हस्तक्षेप करते हुए संसार को और बेहतर और आगे ले जाने की ओर बात होनी चाहिए थी। जबकि आपने पाया कि ये जो प्रतिशत है 76% तकनीकी प्रश्न है, जो कि नियंत्रण करने का काम करती हैं। एक तो प्रतिशत के लिहाज से भी ये बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये जो नियंत्रण शब्द है, उसको जरा खोल के बताएं कि इसका शिक्षण शास्त्रीय मायने क्या निकलता है। डॉक्टर राघवेंद्र, ये सवाल जो है नियंत्रण करने का, ये काफी गंभीर है शिक्षा के दृष्टि से और शिक्षा के जो डोमेन है उसमें, क्योंकि एक जो बड़ी समस्या मुझे दिखाई देती है पाठ्य पुस्तकों में, वो ये दिखाई देती है कि हम जिन लेखकों को रख रहे हैं, यानी कि पाठ्य पुस्तक में जगह दे रहे हैं उनकी रचनाओं को, हम ये मान कर दे रहे हैं कि हमें उनकी रचना में दिया गया जो संदेश है वो विद्यार्थियों तक प्रसारित करना है, उसे पहुंचाना है, न कि हम उसे शिक्षित करने का, सवाल उठाने का, लोकतांत्रिक होने का, जनतांत्रिक होने का और सेकुलर होने का वो जरिया हो सकती हैं वो किताबें और वो रचनाएं, वो कविताएं, वो नाटक, वो कहानियां। हम उसको जरिया नहीं मान रहे, हम उसको मान रहे हैं कि वही लक्ष्य है उस किताब का, कि पाठों के जरिए जो संदेश दिए जा रहे हैं वो हमें विद्यार्थियों तक पहुंचा देने हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि पाठ का एक संदेश है और उस संदेश पर बात हो, उस पर चर्चा हो, वो संदेश कई दृष्टियों से देखे जाएं, अलग अलग धरातलों से देखे जाएं, अलग अलग जो डिस्पोजिशंस हैं वहां से उन संदेशों को देखा जाए। जब ये जो समझ है, दो पैराडाइम है हमारे पास पाठ्य पुस्तकों को देखने का। एक पैराडाइम ये है कि हम उसको माध्यम माने, और एक पैराडाइम ये है कि हम उसको माने कि वो संदेश है और वो संदेश सही है और वही संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए। जब ये मान लिया जाता है कि ये संदेश सही है और यही संदेश विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए, वहां से ये नियंत्रण करने का जो सवाल है वो पैदा होता है, वहां से नियंत्रण करने का एक पैराडाइम पैदा होता है। और उसी पैराडाइम की देन है कि हमारे पास लगभग 80% जो प्रतिशत सवाल हैं वो टेक्निकल किस्म के सवाल हैं। यानी टेक्निकल किस्म के सवाल ये हैं कि जिनका जवाब हाँ या ना में पाठ के काया के अंदर दिया हुआ है, और हम नहीं चाहते कि वो जो सूचनात्मक सवाल हैं वो सवाल से परे जाकर के हम विद्यार्थियों को अलग अलग डिस्पोजिशंस की
नज़र से उस टेक्स्ट के साथ, उसके संदेश के साथ एंगेज होने का मौका दें। तो जो पहले मैंने कहा था कि जो सिंगल स्टोरी का मामला है, वो महत्वपूर्ण है। हम ये मान रहे हैं कि जो ये द मैसेज दिया जा रहा है किसी पाठ के ज़रिए, वो द मैसेज इम्पोर्टेंट है। और जब हम इस सिंगल स्टोरी को मानते हैं कि ये सही भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है। ये सिंगल स्टोरी किसी एक के नज़रिए से सही हो सकती है, लेकिन किसी और के नज़रिए से ये स्टोरी सही नहीं हो सकती है। और हम अलग-अलग जो लोकतांत्रिक आवाज़ें हैं, जनतांत्रिक आवाज़ें हैं, जो वॉइसेस हैं, और ऐसी वॉइसेस जो कभी सुनी नहीं गई, जो हाशिए की आवाज़ें हैं, उनको जब हम टेक्स्ट में ला करके जगह देने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के ये जो नियंत्रण का सवाल है, ये थोड़ा ढीला पड़ता है। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि पाठ्यपुस्तक और उसमें दिए गए पाठ जो हैं, वो माध्यम नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक संदेश है और उसी संदेश को हमको विद्यार्थियों तक पहुँचाना है। तो ये जो पैराडाइम है कि वो माध्यम है और दूसरा पैराडाइम ये है कि वो संदेश है, वहाँ से ये नियंत्रण का सवाल जो है शिक्षा में पैदा होता है। तो जब तक ये पैराडाइम नहीं टूटेगा, तब तक ये नियंत्रण का सवाल भी नहीं टूटेगा। क्योंकि अगर आप ये मान रहे हो कि जो कहा जा रहा है संस्थाओं के द्वारा, जिस टीम ने वो उसको चुना है, जिस कमेटी ने उसे चुना है, वो बहुत सुंदर है, बहुत 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 समझदार है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए वो गलती नहीं कर सकते। हो सकता है वो अपनी नज़र से गलती नहीं कर सकते, हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो भी किया है, वो अपनी सांस्कृतिक, अपनी राजनीतिक, अपनी ऐतिहासिक, अपनी लैंगिक, अपनी रेशियल जो अवस्थितियाँ हैं, डिस्पोज़िशंस हैं, वहाँ से किया है। और एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वो 10 तरह के जो डिस्पोज़िशंस हैं, वहाँ से सोच सकें। इसलिए जब तक हम पाठ को खुला नहीं छोड़ेंगे और ये नहीं समझेंगे कि ये संदेश है और ये संदेश जो है बात करने के लिए है, ना कि ये संदेश जो है मान लेने के लिए है, तो हम जो है पाठ्यपुस्तक और जो उसमें दिए गए पाठ हैं, उसमें और जो राज आज्ञा है, उसमें फ़र्क जब नहीं करते, तो तब हम जो है इस तरह के एक चक्र में फँसते हैं, जहाँ हम विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं, चाहे हम उसको सायास तौर पे कर रहे हों या अनायास तौर पर, लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि उसने उनके सोचने समझने की जो सलाहियत है, वो नियंत्रित हो रही होती है। सन 2000 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई पाठ्यपुस्तकें और सन 2005 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई पाठ्यपुस्तकें, इन दोनों में अंतर देखा आपने सवालों को लेकर, और आपने ये देखा कि एक में यानी कि सन 2005 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई जो हिंदी की किताबें हैं, उसमें बनिस्पत, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बनिस्पत ज़्यादा सवाल ऐसे हैं जो कि तकनीकी किस्म के नहीं हैं, अपेक्षाया, क्योंकि प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अपेक्षा। ये क्यों है ऐसा, कैसे हुआ ये ऐसा, इसके कारण और इसकी व्याख्या क्या है, इस पर तो हम बाद में जाएंगे या दूसरे हिस्से में जाएंगे। लेकिन एक सवाल और उभरता है कि क्या आप इसकी तफसील दे पाएंगे कि किस तरह के सवाल को आपने पाया कि ये सवाल नियंत्रित कर देने वाले सवाल हैं, और आपने सवालों के विश्लेषण के लिए जो कोटियों को अपनाया या डेवलप किया, वह कोटियां क्या थी, और आपने कैसे पाया और कैसे कहा जा सकता है, किन शिक्षण शास्त्रीय आधारों पर कहा जा सकता है कि यह तकनीकी किस्म के अथवा या नियंत्रित कर देने वाले सवाल हैं। राघवेंद्र जी, मैंने जो काम किया उसमें सवालों की जो कोटियां मुझे मिली और या मैंने उनको नाम देने की कोशिश की, वो कोटियां जो हैं वो 5 किस्म की हैं। एक कोटि है जिसे मैंने कहा है कि ये तकनीकी सवाल है। तकनीकी सवाल जो है शिक्षा के उस समझ से निकल करके आती हैं, जो ये हमें बताती है कि जो शिक्षा है वो विद्यार्थियों की सोच को तकनीकी बना सकती है। तकनीकी का मतलब ये है जिसमें कोई चीज़ या किसी काम को करने का तरीका या तो सही होता है या गलत होता है, यानी बीच में कुछ नहीं होता, ब्लैक एंड व्हाइट में होता है। तो वहाँ से हम जो है जो सूचनाएं हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बल्कि इसके कि हम अलग-अलग जो विचार हैं और धारणाएं हैं उन पर काम करें और एक बहस का
जो है मुद्दा बने स्कूल के अंदर, कक्षाओं के अंदर। तो वो एक कोटि हुई हमारे पास में जो टेक्निकल क्वेश्चंस की है, एक कोटि है जो अनुभव परक सवालों की है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। यानी कि मान लो हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि जब आप घर से स्कूल आते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो ये हम कह रहे हैं कि वो उसके अनुभव की दुनिया जो है वो स्कूल में आ रही है और डिस्कशन का मुद्दा बन रही है, और इस तरह से कक्षा में अलग-अलग जो विद्यार्थी हैं, उनका ये अनुभव कि घर से लेकर स्कूल आने में उनके क्या-क्या अनुभव रहते हैं, वो सामने आएँ। तीसरी किस्म का जो सवाल है वो चिंतन परक सवाल है। चिंतन परक सवालों का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने ये पूछा कि आपका घर से लेकर स्कूल तक आने का अनुभव क्या है? ये एक अनुभव परक सवाल हो सकता है। लेकिन अगर आप इस सवाल को थोड़ा-सा बदल दें और इसका एक और कोटि में ले जाएँ, इसको एक और हायर लेवल पर लेकर के जाएँ, तो हम पूछ सकते हैं कि आपको जो अनुभव होते हैं स्कूल से लेकर के घर आने में और घर से लेकर स्कूल जाने में, अगर उन अनुभवों में कोई आपको खतरा महसूस होता है, तो बताइए कि क्या करना चाहिए सरकारों को? राज्य को क्या करना चाहिए? संस्थाओं को क्या करना चाहिए कि वो खतरे जो है बच्चों को महसूस ना हो? आइए हम इस पर बात करते हैं कि विद्यार्थी जो है अपने जनतांत्रिक सवालों को अपने अनुभवों से जोड़ करके देख सकें। तो अब हम चिंतन परक सवालों पर आ गए हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आप अनुभव से थोड़ा ऊपर जाएँगे। अब आप एक सॉल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं, जहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। यानी कि एक पूरा चक्र पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि ये समस्या है, आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो इस समस्या का ऐसा हल हो सकता है, और आपने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट में उस हल को लगा के देखा और फिर उसके परिणामों पर भी आपने विचार किया और अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थियों के सामने उसे रखा। तो अब ये सवाल जो है वो चिंतन की कोटि का सवाल हो गया है ना? ये अब केवल अनुभव का सवाल जो है नहीं रह गया है। अब इसको अगर चौथी कोटि में ले जाएँ हम सवालों की, तो वहाँ पर हमारे पास आता है कि क्रिटिकल क्वेश्चन्स, यानी आलोचनात्मक सवाल। आलोचनात्मक सवाल का मतलब ये है, जब हम सवालों के ज़रिए विद्यार्थियों को उस रास्ते पर डालते हैं, जहाँ पर वो जो व्यापक ढाँचे हैं समाज के, दुनिया के, राजनीति के, पैसे के, उन ढाँचों को समझने की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपसे ये कहा जा रहा है कि घर से लेकर स्कूल आने में आपके अनुभव क्या हैं, और फिर उसके बाद अगली कोटि में आपको डाला जा रहा है कि इससे चिंतन परक सवाल क्या पैदा हो सकते हैं, है ना? और फिर उससे हमको लग रहा है कि जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं वो हमको संभव नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि फुटपाथ जो है सेफ हों, हम चाहते हैं चौराहे सेफ हों, हम चाहते हैं कि बसें सुरक्षित हों, हम चाहते हैं कि उसमें जो कंडक्टर है, ड्राइवर हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग हो कि जो बच्चों से ठीक से बात कर सकें। और हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। हम कक्षा में विद्यार्थी अलग-अलग सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन उससे लग रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र, आपने बहुत महत्वपूर्ण कोटियों की बात की, जिससे यह समझने में मदद मिलता है कि सवाल ज्ञान के उत्पादन में कितने तरीके के हो सकते हैं। लेकिन विमर्श को हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सैद्धांतिक अवधारणात्मक से नीचे उतारकर उसका मूर्तन किया जा सके, मतलब उसकी देह को पहचाना जा सके, तो किस देह में उतरता है। जो 3-4 कोटियों की आपने बात की, तकनीकी सवालों की बात की, आपने अनुभव जनित सवालों की बात की, आपने चिंतनात्मक सवालों की बात की और आपने आलोचनात्मक सवालों की बात की। तो ये इनको देह पहुंचाने के लिए कि इसको देह के तौर पर कैसे पहचाना जाए, आप अपने शोध से कोई दृष्टांत दें तो बहुत अच्छा रहेगा हमें समझने में कि वह दृष्टांत क्या है इन तमाम कोटियों पर जाते हुए। डॉक्टर राघवेंद्र, जो है अपने शोध से मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ और आपके ज़रिए, आपके यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपके दर्शकों को देना चाहता हूँ कि जैसे 2000 की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था, उस समय पर जो एक किताबें बनी, उसमें एक पाठ था 5वीं कक्षा में, स्वार्थी दानव।
बहुत एनसीईआरटी एनसीईआरटी में स्वार्थी दानव, वो बहुत चर्चित कहानी है कि एक दानव है, उसके पास बहुत सुंदर बाग है, लेकिन उसने बहुत ऊंची दीवार कर रखी है और वो बच्चों को नहीं आने देता। और फिर ऐसा उस कहानी में बताया गया है कि बच्चों के ना आने से वहां बसंत नहीं आना जो है वो बंद कर देता है। और जब दानव को इस बात का एहसास होता है तो फिर वो दीवार को गिरा देता है। वो दीवार बच्चे खुद ही गिरा देते हैं एक दिन, और वो बच्चे जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़ पर कहीं पर बसंत फूटा हुआ है। और दानव देखता है कि सब जगह है तो उजाड़ है, लेकिन इस पर बसंत क्यों है। तो वहां जाता है और देखता है तो एक बच्चा उस पेड़ पर बैठा हुआ है। तो उस बच्चे के आने की वजह से उस वो जो है वहां पर बसंत आया हुआ है। अब ये कहानी बड़ी खूबसूरत है अपने आप में, लेकिन जब इस पर सवाल पूछे गए हैं तो वो सवाल किस तरह के पूछे गए हैं। जैसे एक सवाल है कि बच्चों के खेलने से दानव के बगीचे में क्या रौनक आ गई थी। अब वहां वो सब जगह हरियाली हो गई, खिल गए, फूल खिल गए, पत्ते हरे हो गए। ये बच्चे डिस्क्राइब कर सकते हैं उस कहानी के हिसाब से। इसी में एक सवाल पूछा गया कि दानव के बगीचे में दोबारा बसंत आने का क्या कारण था। तो ये एक टेक्निकल किस्म का सवाल है कि वहां पर बच्चा आ गया था, उसकी टहनी पर बच्चा बैठा हुआ था, उसकी वजह से ये वसंत आया था। लेकिन इस कहानी में जो प्रतीकात्मकता है उसको इन प्रश्नों में कहीं नहीं खोला गया है ना। दूसरी बात यह है कि ये दानव जो है कौन है। दानव जो आपने जो जिसका प्रतीक गढ़ा है वो दानव कौन है। वो दानव कोई व्यक्ति है कि मान लो कि मेरा घर का आहता बड़ा है और मैं नहीं खेलने दे रहा तो मैं दानव हो गया, है ना। ये दानव कौन है। ये दानव नगर पंचायतें हैं, ये दानव जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, ये दानव जो है राज्य है, ये दानव केंद्र सरकार है। कौन है ये दानव जो कि बच्चों के खेलने की जगहों को जो है वो कम से कम करते जा रहे हैं। ये दानव कौन है। तो अब अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो आपको प्रश्नों के जरिए विद्यार्थियों तक जो है पहुंचना होगा और विद्यार्थियों को फिर उन प्रश्नों तक पहुंचाना होगा कि अब आप इस पर जब अगर इसको अनुभव परक प्रश्नों तक जोड़ना चाहते हैं तो आपको पूछना पड़ेगा कि आपके आसपास खेलने की क्या व्यवस्था है ना। वो व्यवस्था कैसी है, क्या व्यवस्था सुरक्षित है, क्या उसमें सभी बच्चे खेल सकते हैं। फिर अगर आपको चिंतन परक प्रश्नों पर पहुंचना होगा तो फिर आपको पूछना होगा, उनको एंगेज करना होगा इस पर, ताकि उनके पास कुछ सॉल्यूशन होंगे इसके कि क्या किया जा सकता है कि बच्चों के पास खेलने की जगहें हों, हंसने मुस्कुराने की जगहें हो, एक जगह इकट्ठा होने की जगह हो, है ना, प्रकृति के साथ रूबरू होने की जगहें हों। तो वो क्या करें, उनके पास क्या सॉल्यूशन है। और फिर उससे आगे बढ़ करके बच्चों की जो खेलने की जगह है, उनका जो खेलने का अधिकार है, खेलने से जुड़ा हुआ जो एक एक जो उनका आपस में मेल मिलाप बनता है, जिसमें जाति की जो दीवारें हैं वो टूटती हैं, लैंगिक दीवारें हैं टूटती हैं, जिसमें रेशियल दीवारें टूटती हैं, धार्मिक दीवारें टूटती हैं और बच्चे खुश होते हैं। उनका स्वास्थ्य के साथ भी इसका जो है जुड़ाव हो सकता है। और अगर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ में अगर स्वास्थ्य का जो अधिकार है अगर वो भी अगर प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जो खेलने की जगहें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन वो खेलने की जगहें क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, तो अनुभव और फिर चिंतन की क्या कर सकते हैं कि खेलने की जगह उपलब्ध हों। और अगर ऐसा संभव नहीं हो रहा है तो कौन सी वो शक्तियां हैं, कौन से वो ढांचे हैं जो विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए खेलने की जगहों को संभव नहीं होने दे पा रहे हैं। क्या वो कैपिटलिज्म है, क्या वो स्टेट स्पॉन्सर्ड कैपिटलिज्म है, क्या वो स्टेट खुद ही कैपिटलिस्ट बन गया है इसलिए है कि अब वो फ्री में किसी को नहीं खेलने के लिए जगह छोड़ना चाहता है, बल्कि हर जगह की फीस लेना चाहता है वो। तो इसका मतलब है कि इसके जरिए फिर आप देखेंगे कि एक नागरिक के तौर पर विद्यार्थी की क्या जगह है, बच्चों की क्या जगह है राज्य की निगाह में और
इन सवालों के जरिए राज्य के साथ एक नागरिक के तौर पर वो एंगेज हो सकता है। डॉक्टर वीरेंद्र, 3 दशक के बाद नई शिक्षा नीति 2020 आई। उसके पहले 1992 में जो शिक्षा नीति थी, उनके उस पर आधारित 2000 की किताबें थीं, 2005 की थी। हाँ, एक फर्क जरूर था कि दोनों की पाठ्यचर्याएं अलग अलग थीं। 2000 पर बनी हुई पाठ्यचर्या के आधार पर बनी हुई किताबें और 2005 की पाठ्यचर्या पर बनी हुई किताबें। दोनों पाठ्यचर्याएं अलग थीं, लेकिन नीति एक ही था, वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। लेकिन इस बार एक नया परिवर्तन, एक नया कारक जुड़ जाता है और वो महत्वपूर्ण कारक है। और महत्वपूर्ण कारक है 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इसमें एक और इसको गहरा बना देता है, वो है कि वह 3 दशक बाद आया है। 3 दशक, 30 साल लगभग। इससे पूरी दुनिया बदल जाती है, दुनिया के सोचने के तरीके बदल जाते हैं। और बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों को कैसे सीखना चाहिए, ज्ञान की परिभाषा क्या है, किन मूल्यों में प्रशिक्षित होना चाहिए, किस तरह की शिक्षा उन्हें देश और दुनिया को सुंदर बनाने की ओर ले जाएगी। हस्तक्षेप कार्य, जिसको पॉलो फ्रेरे कहते हैं कि दुनिया सांस्कृतिक कर्मों से बनती है और हस्तक्षेप करने से बनती है। हस्तक्षेप करने से पहले समझना जरूरी होता है, और उसके लिए ये आपने जो कोटियां जो बताई सवालों की, वो महत्वपूर्ण है। तो ये जो हस्तक्षेप करके दुनिया को खूबसूरत बनाने की जो बात है, वह तो अब इतने दशक के बाद, और ये जमा हुआ है, पॉलो फ्रेरे भी पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे, और चिंतनात्मक तमाम तरह के और दार्शनिकों का भी पाठ्यक्रम में योगदान है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आलोचनात्मक शिक्षा की बात कई जगहों पर कहती है, विवेकशीलता की बात करती है, सृजनात्मकता की बात करती है। तो इससे अब उम्मीद बढ़ जाती है कि विमर्श जैसे जैसे गहरा रहा है, फैल रहा है और अपनी वैधता भी प्राप्त कर रहा है संसार भर में। अब ऐसी नहीं है कि यह एकल आवाज है, संसार भर में यह वैधता भी प्राप्त कर रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से यह वैधता भी इसको मिलती है। तो उसके आधार पर नई हिंदी की किताबें आई हैं। चूंकि आप शोध में जुड़े रहे हैं 2000-2005 की किताबों पर, तो अब जब नई किताबें आई हैं, पाठ्य पुस्तकें 2020 के शिक्षा नीति पर, और पाठ्यचर्या भी बदला हुआ है। 3 दशक का समय है, पाठ्यचर्या बदला हुआ है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यचर्या 2022 की, संभवतः 22 की है। और उसके बाद अब जब ये किताबें आई हैं, तो इनके पाठांत सवालों को आपने, मुझे लगता है कि जरूर देखा होगा। हालांकि यह जल्दी उम्मीद है कि आप पूरा शोध कर पाए होंगे, यह जल्दी उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती है, लेकिन आपने जरूर देखा होगा क्योंकि आपके निरंतर रुचि का विषय है। तो आपकी क्या टिप्पणी है इन किताबों पर, अगर आपने देखा है तो एक आप उस पर अपनी टिप्पणी दें। डॉक्टर राघवेंद्र, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी तक हमने पुरानी किताबों की बात की है, और जैसा कि आपने कहा कि 2000 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आ चुकी है, और उस पर आधारित जो है करिकुलम फ्रेमवर्क भी आ चुका है। तो उसकी रोशनी में हम देखें कि जो नई किताबें हैं वो क्या कह रही है। ये बात सही है कि मैं अभी उस पर मुकम्मल काम नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कुछ पाठ जो मैंने देखने की कोशिश की है, उसमें से मैं आपको एक आध उदाहरण देता हूँ। और ये समझते हैं कि हम जो प्रश्नों की दृष्टि से, सवालों की दृष्टि से आगे की तरफ जा रहे हैं या रुक गए हैं, या क्या स्थिति है, ये मूल्यांकन तो जो आपके दर्शक हैं वो करेंगे। जैसे एक किताब आई है नई 6ठी कक्षा की हिंदी की, क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम हिंदी पर, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उस पर है। तो वो किताब आई है जिसका नाम है मल्हार। उस किताब का पहला जो पाठ है उसका नाम है मातृभूमि, और ये जो कविता है वो सोहनलाल शास्त्री जी की लिखी हुई है। अब इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि इस कविता का क्लेवर क्या है, क्या ये कविता जो है जनतांत्रिक मूल्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाएगी, क्या ये कविता जो है वो आलोचनात्मक मूल्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाएगी, क्या ये कविता जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को
विद्यार्थियों तक पहुंचाएगी। मेरी समझ में मेरी रीडिंग जो इस कविता को लेकर के है, वो इन तमाम पैमानों पर यह एक कविता एक नकारात्मक भाव पैदा करती है। न तो ये लोकतांत्रिक है, न ही ये जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनकी दृष्टि से खरी उतरने वाली कविता है। ये एक कविता है जो रिग्रेसिव है, यानी कि पीछे की तरफ ले जाने वाली, जिस बहस को हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो पाठ्य पुस्तकें अब तैयार हो रही हैं, नई किताबें, लगता है कि उस बहस को फिर से जिंदा करने की बात है कि ये देश किसका है? इस देश पर किसका हक है, किसको किसको माना जा सकता है कि वो उस देश का निवासी है। ये कविता जो है लौटा करके हमको उन्हीं सवालों पर ले जा रही है, क्योंकि इस कविता में जो रूपक दिए हुए हैं वो रूपक जो हैं वो एक संप्रदाय से निकल करके आते हैं, और जो जन्मभूमि और जो मातृभूमि और जो धर्म भूमि है या पुण्य भूमि है, जिनकी दोनों ही एक ही जगह पर है, यानी भारत में जिनकी पुण्य भूमि भी है और मातृभूमि भी है, वही इस देश के निवासी है। इस कविता का लब्बो-लुबाब ये है। तो अब जब आपकी जो चयन है कविता का, उसकी काया इतनी सीमित है, इतनी सांप्रदायिक है, इतनी गैर लोकतांत्रिक है, तो उसमें जब सवाल आप पैदा करोगे तो आपको या तो कविता की पूरी काया के साथ टकराना होगा। राघवेंद्र जी, जिस कविता पर बात हो रही है, अगर उसमें से हम कुछ सवालों को देखें तो ये जो तमाम सवाल हैं, जैसे इसमें एक सवाल दिया गया है कि हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। ये एक टेक्निकल सवाल है। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का वखान किया गया है। अब ये जो तमाम तरह के सवाल हैं, ये टेक्निकल सवाल है, यानी कि आपको जो कविता बांध रही है उसी में आपको इस पर बात करनी है। अब इसमें जो चिंतन परक सवाल है या अनुभव परक सवाल है इस कविता से, वो क्या हो सकते हैं कि आपने भारत की प्रशंसा तो की है, ये एक बात हो सकती है, इसका एक शैक्षिक मूल्य हो सकता है, इसका राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से, और जो है कुछ लोग इसको राष्ट्रभक्ति से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो हम देखें कि क्या सबके लिए जो भारत है वो उतना ही प्रशंसनीय है। मान लो हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी कि बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं है, बच्चों के लिए फुटपाथ जो है वो असुरक्षित है, चौराहे असुरक्षित हैं, बसें असुरक्षित हैं, मोहल्ले असुरक्षित हैं। हमारे पास जो है चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं सैकड़ों की संख्या में हर साल हर महीने सुनाई देती हैं। ऐसे में हम जो बात कर रहे हैं उसमें बच्चों का अनुभव कहाँ है, जबकि हम छठी कक्षा के विद्यार्थियों को इस कविता के जरिए भारत के बारे में एंगेज कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का पर्सपेक्टिव, उनकी जिंदगी, उनका अनुभव कहाँ है जिसके साथ ये कविता जो है जुड़ती हो, और कहाँ है वो चिंतन परक सवाल जिनके जरिए जो है बच्चे अपने जो जिंदगी के प्रश्न हैं और जो चुनौतियां हैं उनका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर कहाँ है वो सवाल जिनके जरिए जो है विद्यार्थी उन ढांचों को समझने की कोशिश कर सकते हैं जो भारत से ही उनको उम्मीद है, भारत के लोकतंत्र से उम्मीद है, भारत के संविधान से उम्मीद है, भारत की सरकारों से उम्मीद है। लेकिन भारत पर बात करते हुए, मातृभूमि पर बात करते हुए, भारत की तारीफ करते हुए, वहाँ ऐसे सवालों को पूछने और ऐसे सवालों को उठाने और ऐसे सवालों को जो रचने की प्रैक्टिस जो है हमको इस पाठ में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। हमारे चैनल अपनी पगडंडी पर आने और अपना समय बहुमूल्य देने और गहरे विमर्श में हमें उतारने के लिए, जिससे प्रश्नों की समझ हमें बन सके और हम आगे प्रश्नों के संदर्भ में ज़्यादा हमारा सवाल, हमारा समाज गंभीर हो सके, संजीदा हो सके। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को ये सवालों के संदर्भ में जरूर उपयोगी लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वीरेंद्र बहुत वर्षों से, दशकों से शिक्षा में
जुड़े हुए हैं। और एक किताब का तो आपने जिक्र सुना ही है, अध्यापनरत हैं शिक्षा विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेंडर विषय, दर्शन विषय, भाषा, कई विषयों को पढ़ाते रहे हैं। एक किताब जिस पर हमारे संदर्भ में वो आया भी, वो है सवालों की शिक्षा, यस पब्लिकेशन से। इसके अलावा भी उन्होंने शिक्षा के अन्य बहुत सारे मुद्दों पर काम किया है, जिसमें दूसरी किताब है समाज, बच्चे और शिक्षा, यह भी यस पब्लिकेशन से है। आप समझ सकते हैं इससे जुड़ी हुई चीजों को। और जो तीसरी किताब है वह भाषा पर समर्पित है, भाषा शिक्षण की रचनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टि, यह भी मेरे ख्याल से यस पब्लिकेशन से है। तो आपको अगर रुचि भाए तो जरूर इन किताब को देखिए, आपको शिक्षा में कई सीढ़ियां नीचे उतरने का यह अवसर प्रदान देगा। मुझे लगता है कि यह विमर्श आपके लिए उपयोगी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन दबाकर हमारा उत्साह वर्धन करेंगे। बहुत सारी कमियां रह गई होंगी क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं एक अगले विमर्श की खुशबू के साथ, तब तक के लिए सब्बा खैर, अलविदा, शुक्रिया।